नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स ट्रिविया पर तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अपन लगातार चलते हुए आपका चैप्टर 14 सांख्यिकी अपनी स्टार्ट कर रखे थे। और चैप्टर 14 के इससे पहले स्टूडेंट्स आपके पार्ट नंबर 10 तक क्लियर हो चुके हैं, अर्थात आपकी 10 क्लास से 10 पार्ट 10 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं आपके चैप्टर 14 वाले के। और चैप्टर 14 के अपन पार्ट नंबर 10 तक लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.1 तक कंप्लीट पूरे क्लियर कर लिए। 14.1 के प्रत्येक क्वेश्चन अपन पढ़े हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल अपन क्लियर करे हैं और उसका बेसिक भी अपन क्लियर करे। मतलब लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.1 तक के अपने सभी क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 11 है। इस पार्ट नंबर 11 में आपकी प्रश्नावली 14.2 की जो बेसिक जानकारी है और इसके कुछ एग्जाम्पल है वो अपने इस वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। ये पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 10 तक अपन क्लियर कर लिए थे। पार्ट नंबर 10 तक आपकी प्रश्नावली 14.1 तक अपने क्लियर हो चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं अपने यदि लगातार देखा होगा प्रत्येक पार्ट को पार्ट वाइज पार्ट बने हुए, छोटे छोटे पार्ट बने हुए हैं, ज्यादा बड़े है नहीं। यदि आपने लगातार पार्ट वाइज देखा है वीडियो तो आपके समांतर माध्य प्रश्नावली 14.1 में अपन समांतर माध्य क्लियर कर लिए है तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि से, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, पद विचलन विधि से। मतलब समांतर माध्य अपन तीनों विधियों से पढ़े थे। तो इसी के साथ 14.1 में समांतर माध्य अपन पढ़ लिए हैं। अब प्रश्नावली 14.2 की जो बेसिक जानकारी है, प्रश्नावली 14.2 में अपन बहुलक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रश्नावली 14.2 की बेसिक जानकारी को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने ऐड कर दी है पहले ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है बहुलक ज्ञात करना। अब बहुलक ज्ञात करना, बहुलक कितने प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे देखिए मैं आपको क्लियर कराता हूं। जब बंटन सारणी अवर्गीकृत हो, जब बंटन सारणी कैसी हो, अवर्गीकृत हो, या तो सारणी ऊपर वाले जो मैंने आपको प्रश्नावली 14.1 में बताया था, सारणी दो प्रकार की होती है, एक एक्साई वाली सारणी और एक वर्ग वाली सारणी। तो ये अवर्गीकृत का मतलब एक्साई वाली सारणी ही होती है, जिसमें अवर्गीकृत का मतलब जिसमें वर्ग नहीं बने हो, अवर्गीकृत जिसमें वर्ग नहीं बने हो। और ये दूसरा नंबर है जब बंटन सारणी कैसी हो, वर्गीकृत हो। तो देखिए जब बंटन सारणी अवर्गीकृत हो तो अपन बहुलक कैसे निकाले देखिए। दिए गए मानों में से जो सबसे अधिक बार आए, दिए गए मानों में से जो सबसे अधिक बार आए, या दिए गए मानों में जो मान, ऐसे लिख सकते हैं आप, जो मान सबसे अधिक बार आए, अर्थात जिस मान या आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक हो, वही आंकड़ा दिए गए आंकड़ों का बहुलक होता है। वही आंकड़ा जो है वही आंकड़ा दिए गए आंकड़ों का क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा बहुलक आपने कक्षा नंबर 9 में पढ़ा था। दिए गए आंकड़ों में से जो आंकड़ा सबसे अधिक बार है या जिस आंकड़े की सबसे बारंबारता सबसे अधिक है, वही आंकड़ा दिए गए आंकड़ों का क्या होगा, बहुलक होगा। वही मान दिए गए मानों का क्या होगा, बहुलक होगा। अब देखते हैं जब वर्गीकृत हो तब कैसे बढ़ेंगे अपने। जब वर्गीकृत हो, बारंबारता बढ़ते सारणी वर्गीकृत हो, अर्थात वर्ग बने हो, जो प्रश्नावली 14 जिस तरीके की सारणी प्रश्नावली 14.1 में आई थी वैसे सारणी अपने को दे तो अपन बहुलक कैसे करें वो देखिए। जब बंटन सारणी कैसी हो, वर्गीकृत हो, तो बहुलक L प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 भी बोल सकते हैं, F0 भी बोल सकते हैं, माइनस बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो इसको समझाता हूं मैं आपको, देखिए L होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब जो बारंबारता सबसे अधिक है उस बारंबारता का जो संगत वर्ग है वही बहुलक वर्ग होगा। मतलब जो नीचे आपने प्रश्नावली 14.1 में बहुत सारी सारणियां बंटन सारणी देखी थी, वो बंटन सारणी वर्गीकृत थी, मतलब वर्ग वाली सारणी थी। और वर्ग वाली सारणी में जो नीचे कॉलम में रहता था वो बारंबारता होता था। उन बारंबारताओं में से सबसे अधिक जो सबसे बड़ा जो बारंबारता है उसका जो संगत वर्ग है वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। बाकी क्वेश्चनों में आपके समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L का मान जो होगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे सारणी, ये सारणी आपके सामने बनी हुई है, ध्यान से देखिए एक बार, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियर कराता हूं थोड़ा सा, ध्यान से देखिए। ये सारणी आपके बनी हुई है, इस सारणी में ध्यान से देखिए,
इस सारणी में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग बनी हुई है 30 से 40, 30 से 40। इसमें देखो यहाँ पर जैसे मान लो इसकी बारंबारता 8 है, इसकी 9 बारंबारता, इसकी बारंबारता मान लो 7 है। तो यहाँ पर बताइए इस सारणी में देखिए सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन है? सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 9 है। सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 9 है। तो स्टूडेंट्स 9 जो बारंबारता सबसे अधिक है, तो 9 वाला वर्ग कौन होगा? 20 से 30। 9 वाला वर्ग कौन है? 20 से 30। अब 9 वाला वर्ग जो 20 से 30 है, ये ही बहुलक वर्ग कहलाएगा। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है अर्थात जो 20 है, वही एल का मान कहलाएगा। और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कौन हुआ? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हो गया 9। और F नोट कौन हुआ? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन है? 20 से 30 है। 20 से 30 से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कौन है? 20 से 30 बहुलक वर्ग है। इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन है? 10 से 20 है। इसकी बारंबारता होगी F नोट। कौन सा हो गया? F नोट हो गया। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 हो गया। मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता F नोट F1 और बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F नोट और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2। आप वैसे भी गिनती देख लो, इस तरीके से देख लो, गिनती में पहले कौन आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 1 2, पहले 0 फिर 1 फिर 2। लेकिन ध्यान रहे इसको बड़ा से बड़ा ये F1 होगा और इससे पहले वाला F नोट होगा, इसके बाद वाला F2 होगा। इस बात का ध्यान रखा। ऐसा आप जानते हैं बहुलक वर्ग का अंतराल या वर्ग माप है, जो वर्गों में जो अंतर चलता है वही एच का मान होता है। जैसे अपन समांतर माध्य निकालते वक्त पद विचलन विधि में एच का में लिया था, वो वाला एच है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने ये क्लियर करवा दिया है। तो अपने एक जब बंटन सारणी अवर्गीकृत हो तब अपन बहुलक निकालेंगे, और जब बंटन सारणी वर्गीकृत हो तब अपन बहुलक निकालेंगे। जब वर्गों वाली सारणी हो तो सूत्र द्वारा, ये सूत्र तभी करना अपने को जब सारणी कैसे दे रखी हो? अपने को वर्गों वाली सारणी दे रखी हो। तो देखिए एल कौन है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 कौन है? बड़ा से बड़ा जो बहुलक, बड़ा से बड़ा जो बारंबारता है, बड़ा से बड़ा बारंबारता का जो मान है वो F1 है। और उससे छोटा वाला मतलब उससे पहले वाला जो बड़ा से बड़ा है वो तो F1 है, और उससे छोटा वाला उससे पहले वाला, उससे छोटा भी हो सकता, उससे पहले वाला छोटा ही होगा, वो सबसे बड़ा तो कौन होगा? F1, और उससे छोटा F0, और उससे बाद वाला F2 होगा। मतलब बड़ा से बड़ा तो F1 होगा और उससे पहले वाला छोटा ही होगा, वैसे तो इससे पहले वाला F नोट और उसके बाद वाला F2। ठीक है, बड़ा से बड़ा F1 होगा और बाकी तो छोटे होंगे, लेकिन पहले वाले को F नोट लेना है, बाद वाले को F2 लेना है। ठीक है, S क्या होगा? उनका अंतर होगा, ये आप जानते हैं ही। तो आप जैसे मान लो इस बहुलक अपन दो प्रकार से करेंगे, लेकिन ये जो तरीका था ये अपन 9th क्लास में क्लियर कर चुके। 9th क्लास में इसी तरीके से अपन बहुलक निकाले थे। तो इस तरीके से दिए गए मानों में जो मान सबसे अधिक बार आ रहा है वही दिए गए मानों का क्या होगा? बहुलक होगा। इस तरीके से अपन सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 14.1 तक अपन 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 14.1 तक 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। तो प्रश्नावली 14.2 के जो उदाहरण है वो 4 से स्टार्ट होंगे। तो उदाहरण नंबर 4 में अवर्गीकृत सारणी आएगी। उदाहरण नंबर 4 में कैसा है? ये वाला तरीका उदाहरण नंबर 4 में करेंगे, और बाकी सारे तरीके में आपको यही तरीका यूज करना है, यही आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला द्वारा ही करना है। क्योंकि उदाहरण नंबर 4 में सारणी अवर्गीकृत है, और बाकी उदाहरण नंबर 5 में, 6 में और बाकी सभी क्वेश्चनों में वर्गीकृत सारणी दी हुई है। कौन सी सारणी दे रखी है? वर्गीकृत सारणी दे रखी है। तो वहां पर अपन इस सूत्र द्वारा बहुलक निकालेंगे। तो इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्नावली 14.2 के उदाहरणों में। प्रश्नावली 14.2 के उदाहरण नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में, जहां पर आपकी अवर्गीकृत है, मतलब वर्ग नहीं बने हुए हैं, वहां वैसे है। वैसे स्टूडेंट्स सारणी दे या नहीं दे वैसे भी मान दे सकता है, कोमा लगा के, जैसे 9th क्लास में आया था वैसे। तो चलते हैं अपन उदाहरण नंबर 4 में। उदाहरण नंबर 4 को अपन हल करेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। प्रश्नावली 14.2 करने से पहले इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर जो 4 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए उदाहरण नंबर 4 को पहले समझते हैं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है।
किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आंकड़े हैं ये किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या है। देखिए मतलब ये एक मैच ऐसा था जिसमें कोई भी विकेट नहीं लिया, दूसरा मैच ऐसा भी था, एक मैच ऐसा भी था जिसमें एक विकेट लिया गया, और तीन मैच ऐसे थे, तीन मैचों की संख्या ऐसी थी जिनमें दो विकेट लिए गए। दो मैच ऐसे थे जिनमें तीन विकेट लिए गए, एक मैच ऐसा था जिसमें 4 विकेट लिया गया, एक मैच ऐसा था जिसमें 5 विकेट लिया गया, एक मैच ऐसा था जिसमें 6 विकेट लिया गया। तो यदि सारणी बनाना चाहे तो अपन बना सकते हैं। ऊपर तो आएगा मैचों की संख्या, नीचे तो आएगा मैचों की संख्या, ऊपर विकेटों की संख्या। ऊपर तो यहां तो आ जाएंगे विकेट और यहां आ जाएंगे मैच, विकेट मैच, यहां पर तो विकेट आ जाएंगे, यहां पर मैच आ जाएंगे, विकेट और मैच, यहां पर तो विकेट आ जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएंगे, मैच आ जाएंगे। सारणी बनाना चाहे तो अपन बना सकते हैं। यहां तो आ जाएंगे विकेट और यहां पर आ जाएंगे मैच। जैसे विकेट, तो बताइए 0 विकेट कितने मैचों में लिया गया, एक मैच में। एक विकेट कितने मैचों में लिया गया, एक मैच में। 2 विकेट कितने मैचों में लिया गया, 3 मैचों में। 4 विकेट कितने मैचों में लिया गया, 3 विकेट कितने मैचों में लिया गया, 2 मैचों में। और 4 विकेट कितने मैचों में लिया गया, एक में। 5 विकेट कितने मैचों में लिया गया, एक में। 6 विकेट कितने मैचों में लिया गया, एक में। तो बताइए ये जो है ना ऊपर जो दे रखा है ये एक्स आई है और ये एफ आई है। ये एफ आई ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका एक्स आई है और ये आपका एफ आई है? मतलब 0 कितनी बार है, मतलब 0 विकेट जो है वो कितने मैचों में लिया गया, एक मैच में। 1 विकेट कितने मैचों में लिया गया, एक मैच में। 2 विकेट कितने मैचों में लिया गया, 3 मैच में। तो बताइए सबसे अधिक विकेट कितने मैचों में लिए गए, सबसे अधिक, मतलब 2 विकेट सबसे अधिक मैचों में लिए गए, मतलब 2 जो विकेट है वो सबसे ज्यादा बार मैचों में लिए गए। तो बताइए अधिकतम मैचों की संख्या, मतलब 2 जो है वो अधिक मैचों की संख्या है। 2 विकेट जो है वो अधिक मैचों की संख्या, 2 विकेट अधिक मैचों में लिए गए। तो इस तरीके से ये अवर्गीकृत सारणी है। ऐसे सारणी भी वो दे सकता था, लेकिन अपने को ये देखना है कि यहाँ सबसे अधिक बार कौन आ रहा है। तो बताइए यहाँ सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब सबसे अधिक मैचों में 2 विकेट लिया गया। कितने मैचों में, 3 मैचों में है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ सबसे अधिक, यहाँ सबसे अधिक बार 2 है। यहाँ सबसे अधिक बार कौन है, 2 है। अर्थात 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। अतः बहुलक या दिए गए आंकड़ों का बहुलक भी लिख सकते हैं। अतः बहुलक बराबर 3। अतः बहुलक जो आ गया वो आपके सामने कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब यहां सबसे अधिक बार 2 है। देखिए सबसे अधिक बार 2 है, कितनी बार है, 3 बार। अर्थात 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। आप दोनों ना लिखो तो एक भी लिख सकते हो, मैंने दोनों लिख के आपको बताया है। आप ये भाषा भी लिख सकते हो, यहाँ सबसे अधिक बार 2 है, इसका मतलब ये हुआ अर्थात 2 की बारंबारता सबसे अधिक, 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। अतः बहुलक बराबर कौन आ गया, सॉरी 2, कितना आएगा, बहुलक 2 आएगा। 2 की बारंबारता सबसे अधिक है तो सबसे अधिक वाला नहीं आएगा, जो महान है वो आएगा। कौन है सबसे अधिक बार, 2 है, तो 2 ही तो बहुलक आएगा। 3 तो वो सबसे अधिक बार आ रहा है तो उसकी बारंबारता नहीं लिखनी है। कौन आ रहा है सबसे अधिक बार, 2 आ रहा है, तो बहुलक कितना होगा, 2 होगा।
तो ये आपका उदाहरण नंबर 4 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये अवर्गीकृत सारणी मतलब जब वर्ग नहीं दे रखी हो तब का है ये, और ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपके ऐसा है जो इस तरीके से होगा, मतलब जिसमें आपको अवर्गीकृत सारणी दे रखी है, अर्थात ये मान दे दिए आपको, कितने मान है, ये 10 मान है, ऐसे 10 मान है, 3 है 3 6 और 3 और 1 10 मान है। 10 मान आपको ऐसे दे दिए जिसमें आपको साधारण तरीके से बहुलक पूछ लिया, जो अपन कक्षा 9th में, कक्षा 8 में, छोटी क्लास में अपन खूब सारे ऐसे पढ़े। अब अपन इससे आगे वाले एग्जाम्पल में वर्गीकृत सारणी देगा। सारे क्वेश्चनों में आगे जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 14.2 के सभी क्वेश्चनों में आपको वर्गीकृत सारणी दी हुई मिलेगी, और वर्गीकृत सारणी में उस सूत्र द्वारा जो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था, उस सूत्र द्वारा अपन वर्ग बहुलक ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? उस सूत्र द्वारा। वो सूत्र तभी काम में आता है जब अपने को सारणी कैसी दे रखी हो, वर्ग वाली सारणी दे रखी हो, बंटन सारणी वर्ग वाली हो। तो इसको अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स से चलते हैं उदाहरण नंबर 5 में। उदाहरण नंबर जो 5 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। चलते हैं उदाहरण नंबर 5 में। उदाहरण नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर लिए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक मोहल्ले के 20 परिवारों द्वारा लिए गए 20 परिवारों द्वारा विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों द्वारा लिए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। जो नीचे आपको सारणी दे रखी है वैसे आंकड़े प्राप्त किए। परिवार माप सारणी में देखिए, सारणी के आपके सामने है। सारणी में देखिए परिवार माप का मतलब परिवार में सदस्यों की संख्या। नीचे दे रखा है परिवारों की संख्या। अब 1 से 3 नीचे लिखा हुआ है 7। एक आपके सामने सारणी है, इस टेबल में ध्यान दीजिए। 1 से 3 परिवार माप का मतलब परिवार में सदस्यों की संख्या। तो 1 से 3 मतलब ऐसा परिवार जिसमें 1 सदस्य है, 2 सदस्य है, लेकिन 3 नहीं। ऐसे परिवार कितने हैं? 7 परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 से 3 परिवार के सदस्य रहते हैं। ऐसे परिवार जिनमें 3 सदस्य रहते हो या 4 रहते हो, 3 से 5 मतलब 3 से 5 के परिवारों की संख्या जो है वो 8 है। ऐसे परिवार 5 से 7 जिनमें 5 सदस्य रहते हो या 6 सदस्य रहते हो, ऐसे परिवार कितने हैं? 2 है। ऐसे परिवार जिनमें 9 सदस्य रहते हो या 10 सदस्य रहते हो, ऐसे परिवार कितने हैं? टोटल 1 है। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट से इनका बहुलक अपने को ज्ञात करना है कि मतलब अधिकतर मतलब सबसे ज्यादा इनमें कौन सा आंकड़ा आ रहा है वो अपने को ज्ञात करना है कि सबसे अधिक आंकड़ा कौन सा इनमें आ रहा है। तो बहुलक का मतलब हुआ दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आए वही तो दिए गए आंकड़ों का क्या होता है? बहुलक होता है। तो इन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आए वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ सारणी आपके सामने है। तो आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये वर्ग वाली जो सारणी दे रखी है इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग की है? सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? इसे देखो यहाँ सारणी में आपको पता चल रहा है सबसे अधिक बारंबारता 8 है। कौन सी है? सबसे अधिक बारंबारता 8 है। और 8 के पहले कौन है? 7 है। और 7 के बाद में कौन है? 8 के पहले 7 है और 8 के बाद 2 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे अपने। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता का मान कितना है? 8 है। यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का मान कितना है?
यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का मान कितना आपके सामने सारणी है, सारणी में देख लीजिए आपके सामने सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। प्रश्नावली 14.1 अपन करे थे, उस नीचे वाला हर बार बारंबारता ही होता है, एफ का मान होता है जो सबसे अधिक एफ, सबसे बड़ा एफ का मान कौन है, 8 है। सबसे यहाँ सबसे अधिकतम बारंबार, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का मान कौन है, 8 है, 8 है। के संगत वर्ग या इसके संगत वर्ग भी लिख सकते हैं, इसके संगत वर्ग, मतलब इस 8 के जो संगत वर्ग है वो कौन सा है, इसके संगत वर्ग, इस 8 के जो संगत वर्ग है वो कौन सा वर्ग है, मतलब इसके ठीक सामने वाला, मतलब इस 8 वाले बारंबारता का जो संगत वर्ग है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ लिखना है। इसके संगत वर्ग कौन है, इसके संगत वर्ग, आपके सामने टेबल है, सारणी है, सारणी में देख लीजिए, या आपके सामने बुक भी है, बुक खोल के बुक में देख लीजिए कि 8 के सामने कौन सा वर्ग है, 3 से 5 है, कौन सा है, 3 से 5 है, संगत वर्ग 3 से 5 है, 5 है। अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग 3 से 5 है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस वर्ग का एफ का मान सबसे अधिक होता है वही बहुलक वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है, बहुलक वर्ग बोलते हैं। आपका उत्तर जो आएगा, जो बहुलक आएगा वो इसी के बीच में आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए वो 5 मान आएंगे, कौन कौन से, ध्यान से देखिए, 5 मान आएंगे, मतलब 5 के आएंगे, वो मान आएंगे, 5 पांडव आएंगे, ऐसी बात है। पांडव देख लो, उनको 5 पांडव बोल सकते हो आप, सेम कंडीशन है, तो वो आएंगे। देखिए एल कौन सा आएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मैंने अभी इसी वीडियो में बताया आपको, एल कौन होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग 3 से 5 है, तो 3 से 5 का निम्न सीमा कौन होगा जी, 3 होगा, ठीक है। एच बता दो, इनका डिफरेंस बहुलक वर्ग का जो अंतर है वो कितना है, 2 है, एच का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। F1 कौन सा है, F1 बड़ा से बड़ा, F1 जो बड़ा से बड़ा बहुलक कौन है, 8 है, अभी लिखा है अपन यहाँ 8 है, ये आएगा F1। F नोट सारणी में 8 से पहले वाली बारंबारता, 8 से पहले वाली बारंबारता कौन है, सारणी आपके सामने है, 8 से पहले वाला बारंबारता कौन है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 7। F2 बाद वाली बारंबारता का मान, बाद वाली बारंबारता का मान, F2 का जो मान है वो सारणी में 8 के बाद, मतलब 8 जो सबसे अधिक बारंबारता थी, इसके बाद कौन आ रहा है, सारणी में 2 आ रहा है, कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2, ठीक है, हो गया क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं बहुलक के समांतरवाद के, पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे। अतः बहुलक लगा के और बहुलक का सूत्र लिख देते हैं। बहुलक L प्लस, ये L है, L प्लस F1 माइनस F नोट बटा 2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 माइनस F2, ये लिखा हुआ है F2 और इनटू में H, ये मान है, ये सूत्र है, इसमें मान अपने रख देते हैं। ये 5 है, इसके अंदर 5 है, L H F1 F नोट और F2, इनके मान रख देते हैं, आ जाएगा आपके सामने बहुलक। L का मान कितना है जी, 3 है। F1 कितना है, F1 8 है, F नोट कितना है, 7 है, F नोट कितना है, 7 है, बड़ा से बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा आने वाला है, और 2F1 2 गुना 8 माइनस 7 F नोट माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान आपके सामने 2 है, और H का मान कितना है, गुना में H का मान कितना है, H का मान 2 है, इनका जो अंतर है वो 2 है। हल कर देंगे 3 प्लस, और अब आपके सामने 8 में से 7, एक बाकी करनी है आपको सामने छोटी सी, ये देखो 8 माइनस 7 1 बच जाएगा, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हर बार दुगना होगा, यहाँ हर बार दुगना होगा, क्योंकि ये 2 जो आएगा वो कहाँ से आएगा, सूत्र से आएगा, तो जो हर बार दुगना होने वाला है। 8 दूनी 16 और 7 है, दोनों जुड़ेंगे, सेम माइनस 7 है, माइनस 2 है, तो माइनस के 9 हो जाएंगे, और आपके सामने यहाँ पर 2 हो जाएगा। हल करेंगे तो हल आगे करेंगे तो देखिए हल कैसे करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 इससे गुना हो जाएगा आके, या इससे कट भी सकता है, देखिए देखते कितना आता है, कट भी सकता है, यहाँ पर कितना आएगा,
तो स्टूडेंट्स इसके बाद में देखिए मतलब इससे कट भी सकता है ये, तो 1 बटा यहाँ पर कितना बचेंगे, 16 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो 7 बच जाएंगे और गुणा में आपके सामने 2 है। तो ये 2 यहाँ पर इससे कट भी सकता है और या फिर 2 को 1 से अपन गुना भी कर सकते हैं। तो आपके सामने 3 प्लस और 2/7। अब यहाँ पे आप लसा लिख के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, 2 में भाग देंगे 7 का और जो आएगा उसको 3 में जोड़ देंगे। तो चलो 2 में अपन 7 का भाग दे देते हैं, 2 में 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, आपके सामने पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ आपको, 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो आपके सामने कितना हो गया, 7 दूनी 14, 21 ज्यादा जाएगा, आपके सामने 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 7, 7 8 56 हो गया। तो आपके सामने 4 7 पंजो 35 हो गया, 7 पंजो 35 आ जाएगा नीचे। तो 0.285 0.285 आ जाएगा, भाग देने पर 0.285। ठीक है, अब इसको अपन जोड़ देंगे तो आपके सामने 3 प्लस 0.285। तो आपके सामने 3 प्लस ये 3 है, 3 प्लस 0.285 हो गया। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसके आंसर कितना हो जाएगा, 3 में ये जुड़ जाएगा तो 3 प्लस 5 8 285, 3 प्लस 3 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 3.285। तो लगभग लगाना चाहिए, तो आपके सामने 3.28 लिख सकते हैं। 5 पॉइंट के बाद में तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 जुड़ जाता है, आपके सामने 2 9 आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे लगभग, क्या लिख देंगे, लगभग। तो ये इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट। प्रश्न में क्या पूछा है, अधिकतम प्रश्न में पूछा है आपको कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक अपन ज्ञात कर लिए, 3.29 लगभग आंसर आ गया आपके सामने, 3.29 लगभग आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स यदि आप मान लो आपकी बुक में आंसर 3.286 है, कितना आंसर है आपकी बुक में देख सकते हो, बुक में आंसर मिला लीजिए आप, 3.286 आपकी बुक में 3.286, यहाँ पर 6 है, लेकिन वो 6 कैसे आ रहा है देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर चौथा अंक निकाला गया है, चौथा अंक जो आएगा वो 5 से क्या आएगा स्टूडेंट्स, भाग देने पर जो चौथा अंक आएगा वो 5 से बड़ा आएगा और बड़ा आने के कारण से वो चौथा अंक हट जाएगा और इस तीसरे अंक 5 में 1 जुड़ जाएगा। तो आपके सामने तब वो कितना आ रहा है, 3.286 आ रहा है। मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट के जो तीसरा अंक था इसी पे रूल लगा दिया, अर्थात ये 5 को हटा दिया मैंने और तीसरे अंक 5 को हटा दिया और 8 में 1 जोड़ दिया, तो 3.29 आंसर हो गया। तो पॉइंट के बाद में यदि स्टूडेंट्स तीसरा अंक या दूसरा अंक आपके नहीं मिल रहा है और आप लगभग लगा देते हो तो आंसर करेक्ट पूरा माना जाता है इसमें। तो ये निम्नतम मान होता है, न्यूनतम मतलब क्या होता है, निकटतम मान बोला जाता है इनको। 3.289 इसका आंसर आ चुका है अपना। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने उदाहरण नंबर 5 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर आप अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 2 पॉइंट, ये जो प्रश्नावली आपकी प्रश्नावली 14.2 जो है इसके एग्जाम, इससे पहले 3 एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 4 5 और 6, जिनमें से उदाहरण नंबर 4 और 5 क्लियर कर लिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अपन आपकी प्रश्नावली 14.2 का बेसिक के साथ साथ इसके 2 उदाहरण नंबर 4 और 5 हल करे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से करिए और यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले वाले क्वेश्चन आपको पार्ट वाइज प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप लगातार पार्ट को देखते रहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, जय हिंद।